बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी दो ही महत्वपूर्ण विषय लेकर हाजिर हुए हैं। आज के विषय क्या रहेंगे, आइए सबसे पहले इस पर हम नज़र डाल लेते हैं। आज बात करेंगे किस तरीके से हमारे जो पशुपालक हैं वो गाय और भैंस में नस्ल सुधार को अपना सकते हैं, कितना फ़ायदा इसके ज़रिए उनको मिल सकता है। जो पशु हैं उनकी अगर नस्ल सुधार की बात की जाए, और साथ ही आपको जानकारी देंगे मुर्गी पालन से संबंधित भी किस तरह की योजनाएं इसके लिए चल रही हैं और कितना फ़ायदा मुर्गी पालन से जुड़ के हमारे जो किसान हैं उनको मिल सकता है। तो विषय आपने जान लिए हैं और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं, टोल फ्री हमारे नंबर है, ये आप सबको याद होंगे। याद नहीं है तो नंबर एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए। ये नंबर है 1800-113060 और इसके साथ ही दूसरा नंबर है 1800-113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं अगले 1 घंटे के दौरान, और साथ ही अपना जो सवाल है ईमेल के ज़रिए भी हम तक आप पहुंचा सकते हैं। इसके लिए मेल आईडी नोट कर लें। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इस पर अपना सवाल आप हमें भेज सकते हैं और आपके सवाल हमारे पास जो आएंगे उस पर जवाब देने के लिए तो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। उनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विजय कुमार जी। आप सहायक प्राध्यापक हैं पशु प्रजनन संवर्धन विभाग से, दुवासू मथुरा से। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर विजय। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रोहित गुप्ता जी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कृषि विज्ञान केंद्र जालंधर पंजाब से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर रोहित। देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि पहले अगर बात की जाए नस्ल सुधार की, इसके लिए लगातार सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं वो भी चलाई गई और उसका फ़ायदा किस तरीके से मिल सकता है ये जानना बेहद ज़रूरी है। इस बारे में सबसे पहले डॉक्टर विजय आपसे हम जानना चाहेंगे, गाय या भैंस की अगर नस्ल सुधार की बात की जाए, क्या इसका महत्व है और क्या फ़ायदा इसका मिल सकता है पशुपालकों को? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश पिछले 25 सालों से मिल्क उत्पादन में, दूध उत्पादन में नंबर 1 पर है, सबसे ज़्यादा दूध उत्पादित करता है। लेकिन इस उपलब्धि के साथ साथ दूध उत्पादन क्षेत्र में कुछ कंसर्न भी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसर्न है, वह है हमारे गाय और भैंस की दूध उत्पादन क्षमता। दूध उत्पादन क्षमता कहने से तात्पर्य है कि हमारे गाय या भैंस एक दिन में कितना दूध उत्पादित कर रहा है। यदि हम इसे कंपेयर करें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों से, तो उसकी तुलना में हमारे देश की जो गाय या भैंस है वो बहुत कम दूध उत्पादन कर रहे हैं। यदि हम इस सवाल का जवाब ढूंढे कि आखिर किस प्रकार से इनकी दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, तो सबसे जो सटीक जवाब होगा वो होगा नस्ल सुधार। आखिर यह नस्ल सुधार है क्या, इसे समझना होगा। नस्ल सुधार कहने से तात्पर्य है कि पशुपालक अपने फार्म पर जो भी वो पशु पाल रहे हैं उसकी नेक्स्ट जनरेशन, उससे बच्चे जो आएंगे वो बहुत अच्छे क्वालिटी के आएंगे, उनमें दूध उत्पादक क्षमता बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी भ्रम यह है कि जो हमारे छोटे पशुपालक हैं वह यह मानकर चलते हैं कि यह जो नस्ल सुधार का प्रोग्राम है इसमें वही पशुपालक सहभागिता दिखा सकते हैं जो बहुत बड़े किसान हैं, जो प्रोग्रेसिव फार्मर है। मैं यहाँ पर देश के सारे पशुपालकों को बताना चाहूँगा कि आप चाहे बड़े किसान हो या छोटे किसान हो या मध्यम दर्जे के किसान हो, पशुपालक हो, आप सभी इस नस्ल सुधार प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। आपके पास सिर्फ यदि एक भी गाय है तो इस प्रोग्राम के साथ जुड़कर उससे पैदा होने वाले जो बच्चे हैं उनमें आप सुधार कर सकते हैं। यानी देखिए कितना फायदा जो है वो नस्ल सुधार से मिल सकता है, और ये ज़रूरी कि जिस तरीके से धीरे धीरे नस्ल सुधार होगा तो उतना ही लाभ किसानों का, पशुपालकों का भी बढ़ता जाएगा। इस बारे में और भी जानकारी आपसे हम लेंगे डॉक्टर विजय, लेकिन पहले आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर।
का उत्पादन बढ़ाने और डेयरी व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए नस्ल सुधार बेहद जरूरी है। इस प्रयास से हमारे देश में मौजूद देसी नस्लों से हम अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। इस कदम में सरकार की योजनाएं काफी मददगार साबित हो सकती है। आमतौर पर सामान्य तरीके से नस्ल सुधार में कई साल लग जाते हैं, लेकिन आधुनिक तकनीकों को अपनाया जाए तो परिणाम काफी जल्दी मिलते हैं। नस्ल सुधार की नई तकनीकों की बात करें तो पशुओं में भी IVF तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा है। ये तकनीक कृत्रिम गर्भाधान से काफी बेहतर है। इस तकनीक में एक ही पीढ़ी में ही सुधार दिखाई देने लगता है। इसके अलावा सेक्स सॉर्टेड सीमेन तकनीक का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें फीमेल पशु मिलने की संभावना 90% होती है। नस्ल सुधार के लिए ही भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के तहत 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की, जिसका सीधा उद्देश्य दुधारू पशुओं की स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है, जिसके लिए 20 गोकुल ग्राम के लिए 196 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। 2 नए राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र 50 करोड़ रुपए की राशि से स्थापित किए गए हैं, जिससे इस योजना से दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा मिले। इसके अलावा पशुओं में होने वाली बीमारियों पर अंकुश भी लगाया जा सके। तो जाना आपने किस तरीके से नस्ल सुधार करके ना सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो एक पशु की बेहतर हो सकती है, बल्कि एक चुनौती जिसका जिक्र डॉक्टर विजय ने किया कि जो पशु उत्पादकता है उस पर लगातार मंथन किया जा रहा है। वहाँ आवश्यकता है कि कैसे इसको हम बढ़ा सकते हैं। दूध उत्पादन में हम पहले पायदान पर है, लेकिन जब पशु उत्पादकता की हम बात करते हैं वहाँ ज़रूरी कि इस तरीके से लगातार जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें पशुपालकों की और सक्रिय भागीदारी नजर आए। यहाँ साथ ही अब आइए डॉक्टर रोहित का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर रोहित, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, मुर्गी पालन व्यवसाय की अगर बात की जाए, माना जाता है कि कम लागत में ज़्यादा मुनाफा अगर हम कमा सकते हैं तो मुर्गी पालन एक बेहतरीन विकल्प है उसके लिए। किस तरीके से जो किसान हैं या हमारे और मुर्गी पालक हैं उनको इसकी शुरुआत करनी होगी? जी बिल्कुल। एक यदि कोई भी किसान मुर्गी पालन का जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसे एक आजीविका के लिए एक बहुत ही अच्छा साधन होता है। और सबसे अच्छी बात है कि जो भी मुर्गी पालन का व्यवसाय है वो किसी भी लेवल में आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक फार्मर 100 मुर्गी, 500 मुर्गी, 1000 मुर्गी से भी स्टार्ट कर सकता है। और वो अपने उसको ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, उसके आसपास ही उसका प्रोडक्ट सेल हो जाता है। इसलिए मुर्गी पालन के व्यवसाय को अपना के वो एक तो फार्मर अपना मेन व्यवसाय भी बना सकता है और सहायक व्यवसाय के रूप में भी इसको अपना सकता है। यदि वो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है या फिर पशुपालन से जुड़ा हुआ है, तब भी वो मुर्गी पालन को बड़े आसानी से अपने फार्म पर अपना सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि जो भी सरकार है वो भी किसानों की काफी मदद करती है, उनको काफी बढ़ावा देती है कि वो यदि कुछ भी सहायता लेना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से इतने उपक्रम चल रहे होते हैं कि उनसे भी किसानों को बहुत ज्यादा मदद मिल जाती है। बस किसानों को ये है कि आगे बढ़कर उनको पहले ये सोचना पड़ेगा कि वो किस तरीके के मुर्गी पालन के व्यवसाय में जाना चाहते हैं, अंडे पालन में जाते हैं, मुर्गी यानी पहले जो उद्देश्य है वो सुनिश्चित कर लें हमारे जो किसान हैं, पशुपालक हैं, कि वो किस तरीके से मुर्गी पालन क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और कैसे प्रशिक्षण लेके वो यहाँ अच्छा खासा जो मुनाफा है वो ले सकते हैं। इस बारे में और भी जानकारी हम लेंगे डॉक्टर रोहित से, लेकिन पहले आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। कुक्कुट पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कम कीमत में शुरू किया जा सकता है और एक बार शुरू होने के बाद ये व्यवसाय चलता रहता है और बढ़ता रहता है। लेकिन इसमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जरा सी चूक से बड़ा नुकसान होने की आशंका रहती है। गर्मी के मौसम में ये नुकसान ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि तापमान अधिक होने से मुर्गियों की मृत्यु दर भी बढ़ने की आशंका रहती है। हालांकि चूजों में गर्मी झेलने की क्षमता अधिक होती है और करीब 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी चूजे रह लेते हैं, जबकि वयस्क मुर्गियों को गर्मी में अधिक परेशानी होती है, क्योंकि इनमें पसीना ग्रंथि नहीं होती, इसलिए जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ऐसे में मुर्गी पालक कुछ बातों का ध्यान रखे, जैसे हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए बाड़े का तापमान नियंत्रित करें। मुर्गियों के लिए 26 डिग्री तापमान सबसे अच्छा है। चाहे तो सीलिंग फैन के स्थान पर दीवार पंखे लगाएं। इसके अलावा इस मौसम में इनके आवास में भी कुछ खास बदलाव करें, जिससे तापमान में कमी की जा सके। इसके लिए हवा का संचरण सही बनाए रखें। मुर्गियों के शेड में अधिक भीड़ होने से गर्मी बढ़ेगी, जिससे मुर्गियों में हीट स्ट्रोक का अंदेशा भी बढ़ेगा। ऐसे में मुर्गी पालक उचित दूरी की व्यवस्था रखे।
आवास की छत में सफेदी कराए। तापमान में बढ़त होने पर फॉगर लगा सकते हैं। छोटे छोटे उपाय से 4 से 5 डिग्री तापमान कम किया जा सकता है। तो जाना आपने कैसे आप भी मुर्गी पालन के व्यवसाय से जुड़ सकते हैं और अच्छा लाभ यहाँ आपको मिल सकता है। आपको बता दें हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ईमेल के जरिए भी कई सवाल हमारे पास आ रहे हैं और लगातार जो दर्शक हैं वो हमारे साथ फ़ोन कॉल के जरिए भी जुड़ रहे हैं। फिलहाल हमारे एक नियमित दर्शक हैं नंदस्वरूप मिश्रा जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदस्वरूप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार सर, जानना ये था कि जो पशुओं को लेने के लिए हम लोग बाजारों से जो सामान लेते हैं लेने के लिए, इससे क्या समस्या पैदा हो कृपया तो मुर्गी पालन में जो ये हेलो जी हाँ, जो मुर्गी पालन में जो ये रोग होते बैक्टीरिया रोग होते, कुछ फंगस रोग होते हैं, तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जी, यानी नस्ल सुधार के बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे हैं। चलिए, जहाँ तक इनका सवाल हम समझ पाए हैं, डॉक्टर विजय जानना चाह रहे हैं कि कैसे जो नस्ल सुधार है वो हो सकता है और कितना समय इसके लिए हम मान सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही नस्ल से हम नहीं मान सकते कि पूरी तरीके से नस्ल सुधार हो सकता है या इस तरह के उदाहरण हमारे सामने हो। कितना समय इसके लिए हम मान सकते हैं और कैसे किसान इसको अपना सकते हैं? बहुत ही अच्छा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आखिर एक किसान पशुपालक किस प्रकार से नस्ल सुधार कर सकता है। तो जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्टरी नोट्स में बताया था कि जो पशुपालक होते हैं वो नस्ल सुधार के जरिए जो नेक्स्ट जनरेशन है या बच्चों में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड वे है नस्ल सुधार करने का, उसमें हम चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। कहने का मतलब है कि माँ और बाप का चयन करते हैं। यहाँ पर गाय और सांड में आप चयन करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि गाय और सांड इन दोनों में से कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह बताया जाता है कि सांड की महत्ता नस्ल सुधार करने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। अब जो हमारे पशुपालक हैं लगभग यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। जब भी उनके जो गाय है वो हीट में आती है, उनको रिप्रोडक्शन में लेकर आना होता है, तो वो इस बात का ध्यान में नहीं रखते हैं कि किस प्रकार का सीमेन यूज करना चाहिए। उनका मेन मकसद यह होता है कि किसी भी सीमेन से एआई करवाकर एक बच्चा पैदा हो जाए ताकि उनका दूध जो गाय है उसका नेक्स्ट ब्यात में दूध शुरू हो जाए। लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि यदि वो एक अच्छे सारे के वीर्य से यदि उसको गर्भित करवाया होता तो जो बच्चा आती, जो बछिया आती, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छा होता। तो यदि किसान, हमारे पशुपालक इन बातों का ध्यान रखे, हमारे जो एआई करने के लिए जो स्ट्रॉ यूज किया जाता है उसके ऊपर कई सारे डिटेल लिखे होते हैं। आप उस पर देख सकते हैं कि आखिर जो ये सीमेन जिस भी सांड से लिया गया है उसकी माँ का परफॉर्मेंस कैसा था, उस पर 3K या 4K इस प्रकार से लिखा होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस वाले सांड के वीर्य को यूज कीजिए और इससे कर आप जो अपने फार्म पर नस्ल सुधार कर सकते हैं। और जहाँ तक इन्होंने पूछा था कि कितना टाइम लगता है नस्ल सुधार करने में, तो यह एक इसमें समय लगता है और साथ ही साथ जो हमारी तकनीक वगैरह आ रही हैं उसके जरिए आप बहुत तेज़ी से इसमें कर सकते हैं। आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहे, मैं उन सारी तकनीकों के बारे में कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे उन सारी चीज़ों को मैं बताऊं ताकि आप पूरा लाभ ले सके। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से लाभ आपको मिल पाएगा। अब अच्छी तकनीक जो है प्रजनन की वो हमारे पास हैं। MOET की बात की जाए या दूसरे हम बात करें, तमाम ये तकनीकें, इसके बारे में और विस्तार से जानकारी आपसे हम लेंगे। यहाँ डॉक्टर रोहित, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, एक सवाल हमारे पास आया है बुरहानपुर से। प्रतीक जी हैं, ये मध्य प्रदेश से, इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है। सवाल है कि इनकी मुर्गियों में जो ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही है। जो चीक्स है करीब 50 दिन के, मगर वज़न जो है वो 300 से 400 ग्राम ही है। ऐसे में किस तरीके का इनको प्रबंधन जो है वो अपनाना चाहिए? जैसे कि चिक की बात कर रहे हैं कि जो भी चूजे हैं वो भी 2 तरीके के चूजे होते हैं। एक मीट वाली जो मुर्गी जिनको हम पालते हैं उनके चूजे अलग होते हैं, और जो भी अंडे के लिए हम जो मुर्गियां पालते हैं उनके चूजे अलग होते हैं। यदि उनके पास अंडे वाली मुर्गियों के चूजे हैं तो उनकी ग्रोथ रेट काफ़ी कम रहती है, वो धीमे धीमे बढ़ते हैं।
और यदि वो मीट वाली मुर्गियां हैं तो उनकी ग्रोथ रेट काफ़ी हो जाती है, वो तो लगभग 35 से 40 दिन में 2 किलो के पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि उनकी मुर्गियों का वेट यदि 2 महीने में 300 से 400 ग्राम है तो वो ये जरूर चिंता की बात है। तो इसमें वो ये कर सकते हैं, एक तो उनको ये ध्यान रखना है कि वो खुराक जो भी मुर्गियों को पा रहे हैं वो कौन सी खुराक है, क्योंकि खुराक का उनकी ग्रोथ रेट में बहुत ज़्यादा योगदान है। जो भी वो फीड दे रहे हैं वो मुर्गियों की ज़रूरत के हिसाब से उनको देना पड़ेगा कि एक मुर्गी को कितनी उसकी ऊर्जा की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, वो सारा देख के वो एक अच्छी संतुलित खुराक बनाए जिससे उनकी मुर्गियों की जो भी ज़रूरत है वो पूरी हो। साथ में वो ये भी देखें कि जो भी उनका सेट है, जो भी उनका सेट का वातावरण मुर्गियों के अनुकूल रहे, जो भी उनको तापमान की जरूरत है। जैसे अभी गर्मियां आ रही हैं तो लगभग 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान रहे, जो भी हुमस होती है, ह्यूमिडिटी, वो भी 60 से 65% रह सकती है। तो इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अभी आगे आएंगे तो अभी गर्मियों में मुर्गियों की जो भी बढ़ने की दर है, ग्रोथ रेट है, वो और कम होती जाती है। तो इन दो बातों का, एक तो उनकी खुराक फीड और एक उनका अंदर का जो सेट का वातावरण है, उसको उनकी मुर्गियों के अनुकूल रखना पड़ेगा जिससे वो अच्छी से ग्रोथ ले पाए। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए, इन बातों को ख्याल रखना होगा और खासतौर से मौसम की परिस्थितियों के कारण भी हम देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारी मुर्गियां हैं या उनके जो छोटे पक्षी हैं वो कैसे प्रभावित होते हैं। तो आवश्यकता यही कि आप आहार और उसके साथ साथ आवास प्रबंधन जो है वो ज़रूर अपनाएं। फिलहाल आगे भी आपको हम जानकारी देंगे हमारे दोनों विषय के बारे में, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से जो नस्ल सुधार कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है हमारे जो पशु हैं गाय और भैंस के लिए, और इसका क्या फ़ायदा हमारे पशुपालकों को मिल सकता है। साथ ही मुर्गी पालन के बारे में भी। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं मुजफ्फरपुर बिहार से, अजय कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत आपका अजय जी। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार सर। जी नमस्कार। कह रहे हैं कि हम 3 हमारे पास भैंस है पहले से जी, और बैंक से हम इसके ऊपर लोन लेना चाहते हैं। लोन आप लेना चाहते हैं? जी, इसके तहत हम मुद्रा के तहत अप्लाई किए थे, मुद्रा लोन के तहत, तो हमें नहीं मिला। उसके बाद पशु कृषि के तहत भी अप्लाई किए तो कहा कि नहीं अभी बंद है हमारे यहाँ, ऐसा बोल नेता का हमें कह देना, लेकिन हम नहीं दे सकते इसको। जी, लेकिन जो आप ऋण लेना चाह रहे हैं पशुपालन क्षेत्र के लिए लेना चाह रहे हैं वो? जी जी, पशुपालन क्षेत्र के लिए। चलिए, बिल्कुल। इस बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे डॉक्टर विजय? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत इस तरीके के पशुपालकों के लिए सब्सिडी की व्यवस्था होती है, ऋण की व्यवस्था होती है। तो मैं इनको कहना चाहूँगा कि आप अपने पास के जो भी वेटनरी डॉक्टर है, लोकल जो वीओ है, उनके पास जाए या फिर सीवीओ के ऑफिस में जाए। हर ज़िले में एक चीफ वेटनरी ऑफिसर का एक ऑफिस होता है जहाँ पर कि पूरी तरीके का इस तरीके का सेटअप होता है। क्लरिकल लोग होते हैं जो कि इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। और हर राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश का एक अलग तरीके का ऋण और राज्य के स्तर पर भी इस तरीके की सुविधाएं दी जाती है, तो वो वहाँ बिहार में किस प्रकार की योजनाएं चल रही हैं वो उनको सीवीओ ऑफिस से या फिर लोकल वेटनरियन है वहाँ तक भी चले जाए तो वहाँ से भी ये सारी चीज़ें आप पता लगा सकते हैं। मैं इनको ये
भी बताना चाहूँगा कि कई ऐसी वेबसाइट है, जैसे नाबार्ड का वेबसाइट हो या फिर आपके एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का, चाहे नेशनल हो या फिर स्टेट का हो, आप इन वेबसाइट पर भी विजिट करेंगे, वहाँ पर कई सारे पोर्टल आपको मिल जाएंगे। उन पोर्टल पर भी इस तरीके की डिटेल आप निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको सारी जानकारी मिल सकती है और खासतौर से अगर आपके पास केसीसी भी है यानी किसान क्रेडिट कार्ड भी है तो उसके ज़रिए भी आप पशुपालन क्षेत्र के लिए जो ऋण है उसकी व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा, तो वहाँ भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ज़रूरी यही कि आपके निकटतम जो बैंक की शाखा हो आप वहाँ पे ज़रूर संपर्क करें। यहाँ साथ ही डॉक्टर रोहित, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी जो एक प्रबंधन जो है वो किस तरह का रखना चाहिए, लेकिन अक्सर हम देखते हैं मुर्गी पालन को जोड़ दिया जाता है खतरनाक बीमारियों के साथ भी, फिर चाहे हम फ्लू की बात करें या दूसरे जो रोग हैं उनकी बात कही जाती है। ऐसे में किस तरीके की सावधानी जो है वो रखनी चाहिए, या खासतौर से अगर मुर्गी फार्म की हम बात कर रहे हैं तो जो रिहायशी क्षेत्र हैं उनसे कितना दूरी पर हमें इसको रखना चाहिए? जी बिल्कुल, मुर्गियों में जो भी संक्रामक बीमारियां फैलती हैं वो काफ़ी जल्दी फैल जाती हैं, क्योंकि एक साथ काफ़ी मुर्गियों को हम लोग रखते हैं। सबसे बड़ी बात, यदि कोई भी किसान अपनी मुर्गियों को बीमारियों से बचाना चाहता है तो सबसे पहले उसको एक प्रोटोकॉल रहता है बायोसिक्योरिटी का, जो अब हम सभी लोग परिचित हो चुके हैं। बायोसिक्योरिटी क्या होती है कि अपने जो भी मुर्गी का फार्म है उसमें किसी को अंदर ना, बाहर के किसी भी लोगों को अंदर ना जाने दें, और जो भी अंदर का कोई भी काम करने वाला व्यक्ति है वो किसी बाहर दूसरे फार्म में विजिट ना करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारण बन सकता है इन्फेक्शन को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए। तो अपने फार्म में जब भी बायो सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं तो बीमारियों से बचा जा सकता है, संक्रामक बीमारियों से। और जब भी आप किसी भी सेट को बनाते हैं तो वो रिहायशी इलाकों से लगभग 500 मीटर, लगभग आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर की दूरी पे बनाए, जिससे मुर्गियों का भी बचाव रहे और लोगों का भी बचाव रहे। और बीमारियों के बचाव के लिए जो मुर्गियों में सबसे अच्छा तरीका है टीकाकरण का। यदि कोई भी किसान टीकाकरण का जो भी एक शेड्यूल है वो पूरा शेड्यूल यदि फॉलो करता है तो मुर्गियों को संक्रामक बीमारियों से बचाया जा सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादातर बीमारियां जो होती हैं वो वायरस से होती हैं, और वायरस की बीमारियों को हम लोग एक लिमिट में ही ट्रीटमेंट से सही कर पाते हैं। उसके अंदर हम लोग ज़्यादा कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए वैक्सीन अवेलेबल है। कोई भी मेडिकल स्टोर से वैक्सीन लेके एक शेड्यूल होता है कि किस उम्र में किस बीमारी का टीकाकरण करना है। तो किसान ये बेहद ज़रूरी है, यानी लगातार जो टीकाकरण है उस पर ध्यान दें हमारे जो मुर्गी पालक हैं, और जैसा कि लगातार हमारे जो विशेषज्ञ बता रहे हैं, जो पशु चिकित्सक हैं, उनसे ज़रूर संपर्क में रहें। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राब्ता राम हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? मेरे पास एक ठाटपा नस्ल की बाछी है जी। ठाटपा नस्ल की बाछी है जी। उसको ये लंपी डिजीज बीमारी हो गई थी कल साहब जी। लंपी डिजीज जो बीमारी आई थी नी जी, वो हो गई थी गई साल। वो अभी तक खुजलाती, अभी तक उसकी वो मिट्टी नहीं है बीमारी। और एक इसका मुंह में बदबू आती है जी। चलिए बता रहे हैं कि इनके पास जो बच्चा है उसको लंपी स्किन डिजीज़ हुई थी, और किस तरह का प्रकोप हमने भी देखा था, लेकिन उसके बावजूद अभी भी बता रहे हैं कि शरीर को खुजलाती है, यानी ये किस चीज़ से रगड़ती होगी, और उसके साथ साथ बदबू जो है उसके मुंह के आसपास क्षेत्र से आती है। चलिए, ये लगभग 5-6 महीने पहले लंपी की जो एपिसोड हुआ देश में, वो हर पशुपालक जानता है, बहुत ही खतरनाक बीमारी थी वो। लेकिन इसके बाद इसके वैक्सीन्स भी आए, और आप वहाँ पर पॉक्स के भी, गुड पॉक्स के भी वैक्सीन दिया जा सकता था। लेकिन चलिए, इसको बीमारी हो गया और उसके बाद अभी भी खुजलाहट की कुछ चीज़ें हो रही है, तो हो सकता है कि टिक माइट या एक्सटर्नल पैरासाइट इनकी बॉडी पर हो, उसका इलाज करवाए। और जहाँ तक मुंह से बदबू आ रहा है, तो ये जो भी आसपास में लोकल वेटनरियन होगा वहाँ पर जाकर वो प्रॉपर तरीके से चेकअप करेंगे, उनकी खून की भी जांच हो सकती है कि आखिर क्यों ये समस्या हो रही है। तो मैं इनको सुझाव देना चाहूँगा कि अपने जो लोकल वेटनरियन है वहाँ पर जाकर इस जो बाछी है उसका प्रॉपरली आप चेकअप करवाएं और वहाँ से आप इलाज ले लें। जी बिल्कुल, देखिए ज़रूरी ऐसे में अपने पशु की जाँच आप ज़रूर कराएं, नियमित रूप से पशु की जाँच हमें करानी चाहिए। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक हैं, फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं, हरी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं कपूरथला पंजाब से। बहुत बहुत स्वागत आपका हरी सिंह जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब जी। जी नमस्कार।
डॉक्टर साहब जी, मुर्गियों की खुराक की बात करें तो एक मुर्गी और एक मुर्गे को एक दिन में कितनी खुराक देनी चाहिए? और ये भी पूछना चाहते हैं कि एक सीजन में एक मुर्गी कितने अंडे दे सकती है? कृपया इसके बारे में थोड़ा बताया जाए। जी चलिए डॉक्टर रोहित, क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। जब भी मुर्गियों की बात करते हैं, जो अंडे देने वाली मुर्गी हैं जिनको हम लोग लेयर बोलते हैं, तो एक दिन में लगभग 100 ग्राम से 110 ग्राम के करीब खुराक का सेवन करती हैं। देखते हैं हम लोग गर्मियों में क्या होता है, खुराक उनकी घट जाती है, वो 90 से 85 ग्राम खुराक लेने लगती हैं, और सर्दियों में वही खुराक उनकी 10 से 15 ग्राम बढ़ जाती है। तो यदि हम एवरेज की बात करें तो लगभग 100 से 110 ग्राम की खुराक उनको हम लोग देते हैं। और जो एक सीजन में मुर्गियों के अंडे देने की दर है, यदि व्हाइट लेगॉन मुर्गी होती है तो वो एक सीजन इन द सेंस जब वो मुर्गी अंडे देने स्टार्ट करती है, वो लगभग 18 से 20 हफ्ते की उम्र में पहला अंडा देती है। उसके बाद वो लगातार 52 हफ्ते तक, लगभग 1 साल तक अंडे देती रहती है। और 1 साल में औसत की बात करें हम लोग तो लगभग 340-350 अंडे हमें मिल जाते हैं। 330 से 340 अंडे। तो उनके अंडे देने की दर काफी ज्यादा होती है, इसलिए हमें उनकी खुराक का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये एक तरीके से देखा जाए तो मुर्गी हर 25 घंटे में एक अंडा बनाती है, और वो जो भी अंडा बनता है, अंडे में जो भी गुण आएंगे, खुराकी तत्व जो भी हम लोग उसकी खुराक दे रहे हैं, जो भी उसको खिला रहे हैं, वही उसके अंडे में और उसी तरीके के गुण आते हैं। तो खुराक का बहुत विशेष ध्यान रखा जाए। गर्मियों में जब खुराक घट जाती है तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जो भी मुर्गियों की जो भी जरूरत है, जो उसकी जितनी ऊर्जा चाहिए और प्रोटीन चाहिए, उसकी हम डेंसिटी बढ़ा देते हैं, घनत्व तो बढ़ा देते हैं। तो उसकी जो भी उसकी जरूरत है, वो उसको कम खुराक खाने पर भी उसकी जरूरत पूरी हो जाती है। यानी आवश्यकता अनुसार ही जो खुराक है वो हमें देनी चाहिए। देखिए, इससे जो लागत है वो भी बच सकेगी, इसका कोई फायदा नहीं है आप ज़्यादा खुराक जो है, आवश्यकता से ज़्यादा खुराक अगर हम जो पक्षी हैं उनको अगर खिलाएंगे। लेकिन ये इस बात को ध्यान में रखना होगा कि किस तरह की उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हम कर सकते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर विजय, कई ईमेल के सवाल जो हैं हमारे पास आए हुए हैं नस्ल सुधार को लेकर। एक सवाल है अंकुर साहे जी का, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। वो जानना चाह रहे हैं कि कैसे हम गाय भैंस में नस्ल सुधार करवा सकते हैं, कैसे इससे किसानों को लाभ मिलेगा। और एक और सवाल है इसी संबंध, विनय कुमार जी हैं, इनका सवाल है कि क्या अगर हम इस तरह की जो तकनीक अपनाते हैं तो ऐसे में दूध की गुणवत्ता जो है क्या वो प्रभावित होती है? चलिए, मैं इन दोनों सवाल को एक एक करके आंसर करने की कोशिश करता हूं। जहां तक उन्होंने पूछा कि नस्ल सुधार किस प्रकार से कर सकते हैं, तो मैंने जैसे बताया था, नस्ल सुधार के लिए आपको चयन करना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सांड या उसके सीमेन का चयन। तो आप अपने फार्म पर, यदि जो पशुपालक है अपने फार्म पर बहुत तेज़ी से नस्ल सुधार करना चाहता है, तो मैं कुछ तरीके के सीमेन अभी बताऊंगा। इस जगह से यदि आप सीमेन को यूटिलाइज करते हैं तो आप बहुत तेज़ी से नस्ल सुधार कर सकते हैं। एक तकनीक है प्रोजेनी टेस्टिंग। प्रोजेनी टेस्टिंग कहने का तात्पर्य है कि सांडों को सेलेक्ट करने से पहले उनसे बहुत सारी संतति या प्रोजेनी डॉटर को पैदा किया जाता है, और उन डॉटर्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पर सांडों को रैंक करके बताया जाता है कि ये जो बूल है ये सबसे सर्वोत्तम है। और आप यदि उस बूल के सीमेन को यूज़ करते हैं अपने हर्ड पर, तो आप बहुत तेज़ी से परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं। हमारे जो पंजाब या हरियाणा के जो किसान हैं, जिस इंस्टीट्यूट में इस तरीके की प्रोजेनी टेस्टिंग किए जाते हैं, वहाँ तक पहुँचकर वो पता भी लगा लेते हैं कि आखिर कौन सा सांड का क्या रैंक है, और इस तरीके के इंस्टीट्यूट में बड़े सस्ते रेट पे इस तरीके के सीमेन दिए भी जाते हैं। वो वहाँ तक जाकर उस तरीके के सीमेन को लेकर आते हैं और अपने सांडों पर, अपने फार्म में यूज करते हैं, और बहुत तेज़ी से नस्ल सुधार करते हैं। और जहाँ तक बात है कि जो दूध की पौष्टिकता है, क्या वो प्रभावित होती है इस तरह की तकनीकों से? जहाँ तक पौष्टिकता की बात है तो इससे पौष्टिकता में कोई बहुत विशेष अंतर नहीं आता है, आप मात्रा बढ़ा सकते हैं। चलिए, बिल्कुल। देखिए, ज़्यादा जो बदलाव है वो पौष्टिकता में नहीं आता, लेकिन जो उत्पादन क्षमता है वो ज़रूर हम कह सकते हैं बढ़ जाती है, उसमें इजाफा जो है वो हो सकता है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं ललितपुर उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका मनोज जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो जी मनोज जी, आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ सर जी, क्या जानना चाह रहे हैं? सर, ये चारा लेना है जी। मेरे पास खेती है किसानों की। पशु है आपके पास कोई? हाँ, मैं किसान बोल रहा हूँ जी।
तो अब चारा भी मनोज जी, हाँ मैं चाहूँगा अपना सवाल आप दोहरा दें, क्या जानना चाह रहे हैं? फिलहाल संपर्क जो है मनोज जी के साथ नहीं हो पा रहा है। कोशिश हम करेंगे दोबारा उनसे हमारा संपर्क हो सके, लेकिन जैसा हमने आपको बताया ईमेल के ज़रिए भी कई सवाल जो हैं वो हमारे पास आए हुए हैं। यहाँ एक सवाल हमारे पास है मुर्गी पालन से संबंधित। इस बारे में डॉक्टर रोहित आपसे जानना चाहेंगे। सवाल आया हमारे पास विनय कुमार जी का, वो जानना चाह रहे हैं क्या मुर्गी पालन के लिए भी किस तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं वो चलाई जा रही हैं जिनका लाभ किसानों को मिल सकता है, आर्थिक मदद जो है वो किसान की मिल सकती है, और इनके लिए कैसे आवेदन हम कर सकते हैं, कैसे योजना का लाभ जो है वो हमें मिल सकता है? जी बिल्कुल, मुर्गी पालन जो भी कोई किसान स्टार्ट करना चाहता है तो सरकार की तरफ से काफ़ी योजनाएं हैं जिसमें जो भी किसान हैं उनको कुछ सहूलियत दी जाती है। नाबार्ड जो एक बैंक है जो भी जो सब्सिडी वगैरह देती है, यदि मुर्गी पालन के क्षेत्र में यदि कोई भी किसान लेना चाहता है तो वो पहले तो एक उसके पास खुद की ज़मीन या लीज पर ज़मीन होनी चाहिए, फिर वो एक आवेदन दे सकता है बैंक में कि मुझे लोन चाहिए। इसके लिए एक आवेदन दे सकता है। इसके लिए सबसे पहले उसको एक सिखलाई जो भी उसको ट्रेनिंग वो ले सकता है, क्योंकि उससे उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि उसको कोई भी ट्रेनिंग ली हुई है उसने कि मुर्गी पालन के क्षेत्र में, तो जिससे लोन मिलना काफ़ी ईजी हो जाता है। जो भी जैसे काफ़ी बैंक हैं जो लोन देती हैं खेती-बाड़ी के लिए, वही मुर्गी पालन के लिए भी लोन दे सकती हैं। सबसे विशेष बात होती है कि जो भी किसान है वो सब्सिडी कैसे ले सकता है, क्योंकि सब्सिडी एक बहुत अहम हो जाती है कि उसको हम लोग सरकार की तरफ से, और इसके लिए बेहतर यही मान सकते हैं डॉक्टर रोहित के जो ज़िला स्तर पर जो संबंधित अधिकारी हैं उनके पास ज़रूर जाएं, पशुपालक जानकारी लें और उसके बाद इस व्यवसाय की शुरुआत हो कर सके जिससे उनको लाभ मिल सके। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मनोज जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, इनका सवाल हम लेते हैं। मनोज जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको? जी सर। जी, तो मैं किसान बोल रहा हूँ सर। जी बताएं। तो सर जी क्या है था, KYC कर दीजिए और वो गाय के लिए चारा वगैरह लाना है। आपने KCC कार्ड बनवाया है? नहीं अभी नहीं बना सर, कागज बनवा दिए तो बनवाना है। KCC आप बनवाना चाह रहे हैं? जी चलिए बिल्कुल, ये डॉक्टर विजय KCC बनवाना चाह रहे हैं, पशुपालन का जो फ़ायदा है इनको मिल सके, इस बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप? इसके लिए इस तरीके की जो भी आपको समस्याएं आ रही है, आपके आसपास जो लोकल वेटनरियन होंगे उनको वो सारी जानकारी होंगी कि जो भी पशुपालक उनके एरिया में आते हैं आखिर कहाँ से इस तरीके के कार्ड बनवा सकते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। और जैसे कि मैंने इससे पहले भी एक श्रोता को बताया था कि आप CBO के ऑफिस में जा सकते हैं, वहाँ पर इस तरीके की पूरी सेटअप होते हैं, वो आपको पूरा एग्जैक्ट पॉइंट बता देंगे कि आप इस प्रकार से इस कार्य को कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और जैसा लगातार आपको हम बता रहे हैं आपके निकटतम जो भी बैंक की शाखा हो वहाँ से भी आप ये जानकारी ले सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, और उसके बाद इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। फिलहाल आगे भी आपको हम जानकारी देंगे किस तरह का फ़ायदा नस्ल सुधार करके आपको मिल सकता है और मुर्गी पालन कैसे आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ये सारी जानकारी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है
और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं गाय और भैंस की नस्ल में सुधार आप कैसे कर सकते हो, मुर्गी पालन से कैसे अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल कैलाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर नागौर राजस्थान से। कैलाश जी बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? जी नमस्कार। कैलाश जी आपकी आवाज़ हमारे पास साफ नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगा अपना सवाल आप एक बार दोहरा दें। मेरे और पैसे हैं जी जी। हाँ, पर मैं ऋण लेना चाहता हूँ, बेरोजगार युवक को ऋण नहीं किया जा रहा। ऋण आप लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं? हाँ, लोन लेना चाहता हूँ, पर लोन ये नहीं चाह रहा है, आपके नाम जरूर नहीं है। लोन अभी आपने बैंक में संपर्क किया था? हाँ, मैंने पीएम की से संपर्क किया था, और किया तो बोला ऋण है ज्यादा लगेगा तो ब्याज जी, तो तुम्हारे पास अभी नहीं, तुम्हें नहीं देंगे। चलिए, यानी किस आधार पर जो ऋण की व्यवस्था है वो इनके लिए हो सकती है, इस बारे में जानकारी चाह रहे हैं डॉक्टर विजय। इस प्रकार के क्वेश्चन का हम लगातार आंसर कर रहे हैं कि किस प्रकार के कंडीशंस क्या क्या होना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको आपके जो वेटनरी ऑफिसर आपके क्षेत्र में होंगे उनके पास ये सारी चीज़ें होती है, क्राइटेरिया वो आपको बता सकते हैं कि आपको किस आधार पर ऋण दिया जाएगा। आप वहाँ जाकर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो CBO का ऑफिस है वहाँ भी जा सकते हैं और ये सारी जानकारी आपको वहाँ दी जाएगी। जी बिल्कुल। साथ ही यहाँ विजय जी एक और सवाल ईमेल के ज़रिए आया है हमारे पास। सवाल है राम उदगड़ जी का, बेगूसराय बिहार से। इनका सवाल है कि 32 महीने की एक बछिया है साहिवाल नस्ल की और उसकी जो शरीर है वो भी तंदुरुस्त है, लेकिन हीट में लाने के लिए क्या किया जाए? हीट में लाने के लिए क्या किया जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आजकल इस तरीके की समस्याएं लगातार पशुओं में आ रही हैं कि पशु जनरली हीट में नहीं आ रही। अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि बछिया है तो इसका मतलब है 32 महीने की है ये। तो सबसे पहले तो आप ये करें कि बछिया का वजन करके देख ले कि ये लगभग 250 kg के आसपास। एक्चुअली होता क्या है कि हम न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ध्यान कई बार अपने पशुओं का नहीं रखते हैं। खान पान पर यदि कमी हो जाता है तो इस तरीके की समस्या आती रहती है। आप सबसे पहले ये चेक करें कि आपके पशु का वजन उसके एज के हिसाब से है या नहीं है। यदि उसका वजन उसके एज के हिसाब से नहीं है तो उसकी न्यूट्रिशन जो राशन है वो बैलेंस्ड राशन दे। साथ ही साथ आप उसको मिनरल मिक्सचर भी दे। मिनरल मिक्सचर आप जो कंसंट्रेट देंगे, जो दाना देंगे, उसमें 2% मिनरल मिक्सचर होना चाहिए। साथ ही साथ आप उसकी डिवर्मिंग करवाएंगे, कम से कम साल में 2 बार आप उसकी डिवर्मिंग करवाएं। ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप पाएंगे कि शायद आपकी पशु हिट में आ जाए। यदि फिर भी हिट में नहीं आती है तो आप जो निकटतम जो आपके पशु चिकित्सक होंगे उनसे जांच करवाकर यह देखें कि इसमें किसी भी प्रकार का हार्मोनल समस्या तो नहीं है, या फिर हार्मोनल समस्या हो सकता है। इसके अलावा उसके यूट्रस में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, तो या फिर उसमें कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों की जांच जो है वो आपके पशु चिकित्सक करेंगे। यदि ये सारी चीज़ें सही पाई जाती है और फिर भी हिट में नहीं आ रही हैं तो एक तकनीक है सिंक्रोनाइजेशन, जिसमें कि आप हार्मोनल थेरेपी देकर आप पशु को गर्भित करवा सकते हैं। तो आप अपने पशु चिकित्सक, निकटतम पशु चिकित्सक जो है उसके साथ आप ये सारी चीज़ें डिस्कस कीजिए, आपको सलूशन ज़रूर मिल जाएगा। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से जो समाधान है वो हो सकता है। साथ ही यहाँ डॉक्टर रोहित आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं जो हमारा मुर्गी फार्म है उसमें किस तरह का प्रबंधन हमें अपनाना चाहिए, लेकिन खासतौर से जो छोटे पक्षी जो रहते हैं, चूज़े जो रहते हैं, उनके लिए किस तरीके से जो टीकाकरण है उसकी व्यवस्था हमें करनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि पहले दिन से ही जो टीकाकरण है उनका शुरू हो जाता है।
जी बिल्कुल, जो भी छोटे चूजे होते हैं उनका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो अभी जो भी बाहरी वातावरण में वो अभी आए हैं, तो इसके लिए उन्हें कोई भी, और उनकी इम्यूनिटी भी काफ़ी वीक होती है, जिससे उन्हें बाहरी संक्रमण से ग्रसित हो सकते हैं। तो जिसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें उनको बीमारियों से बचाना है, कि कोई बीमारी ना आ पाए। तो उसके लिए टीकाकरण एक बहुत अच्छा पहलू है। सबसे पहले जो भी हम लोग चूजा अपने फार्म पर लेके आते हैं, पहले ही दिन पे जो भी चूजा है वो 1 दिन का है, तो उसमें मैरिक बीमारी का एक वैक्सीन लगता है, टीका लगता है, जिससे उससे मैरिक बीमारी से उनका बचाव हो जाता है। फिर आगे के दिनों में जैसे जैसे चूजा बड़ा होता जाता है, 1 हफ्ते की उम्र में हम लोग रानीखेत की बीमारी का वैक्सीन लगाते हैं, टीका लगाते हैं। उसके बाद दूसरे हफ्ते में हम इन्फेक्शियस बर्सर डिसीज IBD बोलते हैं उसको, उसका टीका लगाते हैं। तीसरे हफ्ते में दोबारा से रानीखेत की बीमारी का लगाते हैं। चौथे हफ्ते में इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस बीमारी होती है, उसका टीका लगेगा। तो जैसे जैसे मुर्गियों की उम्र बढ़ती जाती है, उसी के हिसाब से उनका एक शेड्यूल बनता है टीकाकरण का, क्योंकि कुछ बीमारियां होती हैं वो जो छोटे चूजे में आती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं जो बड़ी मुर्गियों में आती हैं। तो इसलिए कुछ बीमारियों के टीके हैं जो पहले लग जाते हैं, कुछ के बाद में लगते हैं। जैसे एक पॉक्स की बीमारी होती है, जिसका टीकाकरण हम लोग 7वें या 8वें हफ्ते में कराते हैं, दोबारा टीकाकरण इसका 13 से 14 हफ्ते में कराते हैं। जी। एक जो सबसे विशेष बीमारी है जिसका टीकाकरण बार बार करना होता है, वो है रानीखेत की बीमारी। इसमें से लसोटा स्ट्रेन लगता है इसमें। तो इसका जब भी मुर्गी छोटी है तो उसका 1 हफ्ते की अंतराल में शुरुआत में टीका लगाते हैं। जैसे जैसे मुर्गियां बड़ी होती आती हैं, अंडे देने लगती हैं, उसके बाद हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हर 1 महीने या 1.5 महीने में उनको रानीखेत की बीमारी का जो भी टीकाकरण है उसको रिपीट कर दिया जाए। चलिए, यानी जो जितनी भी ये खासतौर से एक खतरनाक बीमारियां हैं, इनका जो टीकाकरण है वो ज़रूर हमें कराना चाहिए, और समय से, जैसा डॉक्टर रोहित ने कहा कि समय का हमें ध्यान रखना होगा और उसके अनुरूप जो टीकाकरण है वो लगातार कराएं। फिलहाल हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से एक दर्शक जुड़े हैं, चुन्नीलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार जी। जी नमस्कार। मुर्गा पालन करने चाहता हूँ जी। जी। तो इसके बारे में लोन वगैरह कहाँ जाना है, कौन सा? चलिए, किन्नौर से ये हमारे साथ जुड़े हैं। इस बारे में रोहित जी क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? जी, यदि मुर्गी पालन ये करना चाहते हैं। हेलो जी, रोहित जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी मुर्गी पालन का काम करना चाह रहे हैं वो मीट के लिए करना चाह रहे हैं। तो पहले ये मतलब ये सुनिश्चित करना कि मीट के लिए जो भी मुर्गी पाल रहे हैं तो ये मार्केट से उसी का ही चूजा परचेज करें जो मुर्गा अच्छा तैयार हो जाए और जल्दी तैयार हो जाए। तो इसके लिए कॉक मुर्गी जो रहती है उनका मुर्गा काफ़ी जल्दी तैयार हो जाता है, वो 35 दिन में लगभग 2 किलो का हो जाता है, तो वो स्टार्ट कर सकते हैं मुर्गी पालन का। इसके लिए मतलब मुर्गी पालन के जब भी कोई भी व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत शुरुआत में वो किसी भी तरीके से मुर्गियों को रखने के लिए एक सेट बना सकते हैं, एक कच्चा सेट भी चल जाएगा, लेकिन मुर्गियों को आवास जो भी दे रहे हैं उसमें लगभग 1 से 1.25 फीट स्क्वायर की जगह एक मुर्गियों के लिए जरूर है। यदि वो 1000 मुर्गी रख रहे हैं तो लगभग 1000 या 1200 स्क्वायर फीट की जगह में वो 1000 मुर्गियों को पाल सकते हैं, यदि वो मीट के लिए मुर्गियां पाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है फीड की, क्योंकि मुर्गियों का जो भी वजन बढ़ेगा वो आप किस तरीके का, किस क्वालिटी का उनको दाना दे रहे हैं उसी से बढ़ेगा। मुर्गियों की जो भी शुरू में हम लोग प्री स्टार्टर देते हैं, उसके बाद स्टार्टर फीड देते हैं, उसके बाद फिनिशर फीड देते हैं। तो ये इस बात का जरूर ध्यान रखें कि मुर्गियों की कौन सी स्टेज है, उनकी स्टेज के मुताबिक, उनकी उम्र के हिसाब से हमें उनको फीड देना है। यदि मुर्गी तैयार हो गई है, लगभग 1.5 किलो के ऊपर से हो गई है, तो हमें उसको फिनिशर राशन देना है, जिससे उसका वजन काफी जल्दी बढ़ जाए और मार्केटेबल वेट आ जाए, जिससे उनको मुनाफा हो। यदि अभी अच्छी तरह से मैनेजमेंट करते हैं तो एक मुर्गी में 1 किलो के पीछे ये लगभग 20 से 25 रुपए की बचत बड़े आराम से कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से जो बचत है वो हो सकती है। और खासतौर से डॉक्टर विजय, जैसे लगातार हम बात करें कि नस्ल सुधार की बात की जाती है, तो आज के समय में सहायक प्रजनन तकनीक जो है वो हमारे पास है। MOET की यानी जो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की हम बात करते हैं, और यहाँ तक कि IVF जो है उसका भी इस्तेमाल अब किया जाने लगा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण तकनीक है और काफ़ी हम कह सकते हैं कि तकनीकी रूप से पशुपालन क्षेत्र का जो विकास किया जा रहा है उसका लाभ पशुपालकों को मिलेगा। जी बिल्कुल, आपने सही बोला है। जैसा कि मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि आप अच्छे सांडों को सेलेक्ट करें, और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कोई एक अच्छा सांड है उससे आप लाइफ टाइम में इतने डोज बना सकते हैं सीमेन के, जिससे कि आप लगभग
50,000 बच्चे पैदा कर सकते हैं। और कई जगह तो सीमेंट स्टेशन भी हैं सरकार जी 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 बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। लेकिन बात करें हम कि यदि आपके पास कोई उत्तम गाय है तो उससे आप कितने बच्चे तैयार कर सकते हैं, तो आपका जवाब आएगा 10, 12 या ज़्यादा से ज़्यादा 15। यदि किसी पशुपालक के पास बहुत अच्छी उत्कृष्ट किस्म की गाय है और वो चाहता है कि उससे बहुत ज़्यादा बच्चे आए, तो वो क्या कर सकता है? तो यहाँ पर तकनीक की बात आती है। सबसे पहले आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक यूज कर सकते हैं, जहाँ उससे आप पूरी लाइफ में 12 बच्चे ले रहे थे, अभी आपने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक को यूज किया, तो आप क्या करेंगे कि उस गाय के अंदर AI करके एम्ब्रियो डेवलप करके उस एम्ब्रियो को निकाल कर किसी सरोगेट मदर में उस एम्ब्रियो को डाल देंगे। ये गाय फिर से दूसरा एम्ब्रियो तैयार करने के लिए तैयार हो गई। आपने फिर से AI किया, फिर से एम्ब्रियो निकाला, अब दूसरे किसी सरोगेट में डाल दिया। इस प्रकार से लगातार इस गाय को लगभग 1.5 साल तक एक बच्चे को पैदा करने के लिए समय देने की आवश्यकता नहीं है। लगातार एम्ब्रियो निकालते रहें और इससे बहुत सारे बच्चे ले सकते हैं। यानी अब इस तरह की तकनीकें देखिए अब लगातार विकसित की जा रही हैं। हमारे जो खासतौर से पशु विज्ञान और पशु विश्वविद्यालय हैं उनमें ये तकनीक धीरे धीरे अब हम कह सकते हैं आगे पहुँच रही है पशुपालकों तक। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, प्रेम बहादुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रेम बहादुर जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो, मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ, मुर्गी पालन करना चाह रहा हूँ जी। तो उसमें भी मैं सोच रहा हूँ पैसा मैं भी लगाऊँ तो सरकार की तरफ से हेल्प मिल जाएगी। चलिए बिल्कुल, ये जानना चाह रहे हैं डॉक्टर रोहित, सरकार की तरफ से क्या मदद मिल सकती है? बदायूं उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। जी बिल्कुल, आप मुर्गी पालन स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको सरकार की तरफ से बिल्कुल मदद मिल रही है। सबसे पहले आप एक जरूरी चीज़ है, आप मुर्गी पालन का कोई भी ट्रेनिंग कोर्स रहता है और उसका आप प्रशिक्षण जरूर ले लें। इससे आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप मुर्गी पालन कर सकते हैं, आपको मुर्गी पालन का काम करना आता है, जिससे आपकी ये सहूलियत आपको जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर कोई भी सब्सिडी के लिए अप्लाई करते हैं तो ये आपको पहले सबसे पहले देखा जाएगा। फिर अपने भारत सरकार की काफ़ी स्कीम है जिसके तहत वो लोन प्रदान करती हैं, सब्सिडी देती हैं। मुर्गी पालन में लगभग आप 1000 मुर्गियों से स्टार्ट कर सकते हैं। 1000 मुर्गियों से स्टार्ट करके आप 10,000 मुर्गियों का फार्म रख सकते हैं, जिसके लिए लोन भी मुहैया कराया जाता है। साथ में की सब्सिडी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 25% और SC/ST कैटेगरी के लिए सरकार 33% की करीब सब्सिडी देती है। इसमें आपको जो सब्सिडी का मतलब है जो भी आप लोन ले रहे हैं उसमें से आपको 25% वो आपको माफ कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो ना सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारों की तरफ से भी देखिए अलग अलग योजनाएं चल रही हैं और उनकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और इसके साथ ही जैसे कि आप बदायूं से जुड़े थे तो आपके निकटतम जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ आप जानकारी ले सकते हैं, वरना बरेली में CIRG हमारा जो संस्थान है ICR का, वहाँ जाके आप और बेहतर ढंग से इसके बारे में जानकारी और जो प्रशिक्षण हैं वो ले सकते हैं। फिलहाल आगे आपको हम बताएंगे और कितना लाभ आपको नस्ल सुधार से मिल सकता है और मुर्गी पालन से कैसे आपको और अच्छा मुनाफा मिलेगा, ये सारी जानकारी इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर PGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो
तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान में। लगातार आपको हम बता रहे हैं कैसे गाय और भैंस में नस्ल सुधार आप करा सकते हैं और साथ ही मुर्गी पालन के व्यवसाय से जुड़ के कितना लाभ आपको मिल सकता है। यहाँ कई दर्शक हैं जो लगातार अपना सवाल ईमेल के जरिए हमें पहुँचा रहे हैं। यहाँ डॉक्टर विजय, एक सवाल हमारे पास आया हुआ है बलराम जी का, हिसार हरियाणा से। इनका सवाल है कि जो भैंस है दूसरी बार बच्चा देने के लिए उसमें 3 महीने अभी बचे हैं, लेकिन बच्चादानी जो है बाहर दिख रही है। यह जो समस्या है इसे हम प्रोलैप्स कहते हैं और बहुत ही आपको यहाँ पर सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो बच्चेदानी बाहर आ गया है उसमें किसी भी प्रकार का मिट्टी या गंदगी नहीं लगना चाहिए। आप जहाँ पर भी आपकी भैंस बैठती है उस जगह पर खास सफाई का ध्यान रखें और जो भी आपके लोकल वेटनेरियन हैं उनसे मिलकर आप इसे किस प्रकार से अंदर किया जाए वो सारी व्यवस्थाएँ करें। जी बिल्कुल, तो देखिए इस बात का ख्याल आपको रखना होगा। साथ ही यहाँ डॉक्टर रोहित आपसे भी जानना चाहेंगे, जो खासतौर से अगर बात की जाए ना सिर्फ रोग बीमारी की हमने बात की, लेकिन जो ऐसे किसान हैं जो छोटे स्तर पर मुर्गी पालन से जुड़ना चाहते हैं या अपने घर के एक हिस्से में वो इसकी शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें किस तरीके से वो शुरुआत कर सकते हैं और किन बातों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए? जी बिल्कुल। यदि कोई भी किसान एक छोटे लेवल से मुर्गी पालन का स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहले वो ध्यान रखें जो भी वो मुर्गी ला रहा है वो उसके जो भी लोकल का एरिया है, मतलब देसी मुर्गियों को पाल सकता है वो अपने खेत में, क्योंकि उनके जो भी ससेप्टिबिलिटी होती है उनके उस लोकल वातावरण के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे राजस्थान का जो एरिया हो गया वहाँ प्रतापधन काफ़ी अच्छी नस्ल रहती है, और भी जो एरिया है वहाँ पर उनकी एरिया की मुर्गियों को वो पालें। एक संतुलित खुराक बनाएं, संतुलित जो भी दाना होता है वो अपने लेवल पे ही बना सकते हैं, जिसमें वो 60% दाना मिला के और लगभग 30% के करीब खल मिला के और कुछ 20 से 30% हिस्सा पॉलिश या कोई भी जो भी गेहूं की जो चौकर होती है उसका मिला के मिनरल मिक्सचर मिला के एक संतुलित दाना बना सकता है, जिससे उन मुर्गियों की जो भी ग्रोथ है वो बढ़िया होती है और वो लगभग एक मुर्गी 5 से 6 महीने में अंडे देने योग्य हो जाती है। और जब भी वो भी एक छोटे लेवल में स्टार्ट कर रहा है तो वो इस बात का जरूर ध्यान रखे कि एक जब भी जो भी चूजों को पाल रहा है तो चूजों को पालने के समय उनको एक थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ता है, लाइट की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे उनकी मुर्गियों में जो भी ग्रोथ रेट अच्छे से रहे। क्योंकि सबसे किसान मुर्गी पाल तो लेते हैं छोटे लेवल में, लेकिन वो उसका रख रखाव इस तरीके से नहीं करते जो उनकी जरूरत है। मुर्गियों की जरूरत बहुत कम है, इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं है। यदि वो शुरुआत की दिनों में यदि लाइट का ध्यान रखते हैं, उनको लाइट देते हैं, थोड़ी सी गर्मी देते हैं, तो उनकी शुरुआत में ही ग्रोथ अच्छी होने लगती है, जिससे वो उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है, वातावरण को सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है, जो उनको बाद के दिनों में काम आती है। तो यानी कुछ सावधानी अगर हमारे जो मुर्गी पालक हैं वो अपना लें, किसान अपना लें, तो काफ़ी फ़ायदा जो है मुर्गी पालन से जुड़ के उनको मिल सकता है। और इस बारे में आज डॉक्टर रोहित गुप्ता आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने मुर्गी पालन के बारे में, डॉक्टर रोहित इस बात की जानकारी दे रहे थे। साथ ही डॉक्टर विजय जानना चाहेंगे आपसे, लगातार जो हमारे दर्शक हैं उनके कई सवाल हमारे पास है। एक और सवाल है, जल्दी से ये भी ले लेते हैं। अजीत कुमार जी हैं देवरिया उत्तर प्रदेश से, वो जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से डेयरी फार्मिंग का जो प्रशिक्षण है वो उनको कहाँ से मिल सकता है। डेयरी फार्मिंग के प्रशिक्षण के लिए आप देखें कि आपके देवरिया के आसपास यदि कोई KVK हो तो वहाँ पर भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आप IVRI इज्जत नगर में भी जा सकते हैं। साथ ही साथ मथुरा वेटनरी यूनिवर्सिटी के अंदर भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत अच्छे ढंग से प्रशिक्षण दी जाती है। साथ ही साथ आपके अयोध्या में भी एक वेटनरी कॉलेज है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। और आप इधर आना चाहते हैं तो मेरठ में भी एक वेटनरी कॉलेज है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो इन सभी जगह पर इस तरीके के प्रशिक्षण आयोजित की जाती है। आप इनके वेबसाइट पर जाएँ, इनका कॉन्टैक्ट देखें और वहाँ पर आप कॉल करके पता करें कि किस प्रकार से ये ट्रेनिंग देते हैं, आप वहाँ से ट्रेनिंग कर सकते हैं।
जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से जो जानकारी है वो आपको मिल सकती है, और लगातार आपके जो सवाल हम शामिल करते हैं। फिलहाल विनय कुमार जी हैं जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया हमें दी है। उनका कहना है कि सारी जानकारी जो है हेलो किसान के माध्यम से उनको मिलती है और काफ़ी अच्छी जानकारी विशेषज्ञ ने उनके दी, जिसके बाद धन्यवाद वो कर रहे हैं हमारे विशेषज्ञ का। साथ ही लगातार आपको हम कहेंगे इस प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारा जो कार्यक्रम है वो लगातार देखते रहें, और साथ ही साथ ये बेहद ज़रूरी कि जो जानकारी आपको मिलती है कैसे आप उसको अपनाते हैं, उसका क्रियान्वयन करते हैं। और यहाँ आज डॉक्टर विजय आपने भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने कैसे जो पशुओं में नस्ल सुधार की बात कही जाती है उसको हम सार्थक कर सकते हैं, और इसके ज़रिए कितना लाभ जो है वो आने वाले समय में आपको मिल सकता है। आवश्यकता है तो सिर्फ एक पहल करने की, जिसको लगातार हमारी सरकार जो है हर स्तर पर कर रही है। अब चलिए हमारे जो विषय रहेंगे उनके बारे में आपको जानकारी दे दें। जी हाँ, जो हमारे कल के विषय हैं उसमें आपको क्या जानकारी दी जाएगी। कल बात करेंगे जामुन इमली के बागों की देखभाल की और मधुमक्खी पालन, कल के ये विषय रहेंगे। जिससे पहले से ही आपने जो सवाल हैं वो तैयार कर लें, और इसके साथ ही अलग माध्यम जिसके ज़रिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी आप सभी को याद होगा, hellokisan2015@gmail.com। इस पर आप अपना ईमेल भेज सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यम, इनके ज़रिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहाँ भी अपना सवाल लिखकर आप छोड़ सकते हैं। और साथ ही डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर है, इस पर भी अपना सवाल आप दर्ज करा सकते हैं। ये नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक की लाइन्स खुली हैं, इस पर भी अपना सवाल आप दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर, और यहाँ ये सारी जानकारी हेलो किसान के माध्यम से अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही, फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।